इस क्वेश्चन में कह रहा है रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है। इस पिवोटेड एंड से x दूरी पे एक पॉइंट मास v वेलोसिटी से जाके इस रॉड से टकराता है और उसमें एम्बेडेड कर जाता है। तो जैसे एम्बेडेड करेगा तो ये ऐसे घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू इस तरीके से है ताकि एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम आती है। तो पहला क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी x के टर्म में बताइए। दूसरा ऑप्शन था कि इस x की वैल्यू कितनी होगी ताकि ओमेगा मैक्सिमम हो, और तीसरा था मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। ये ऑप्शन मेंशन है। कुछ नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेंगे इस पॉइंट के बाद, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो, और इसमें इस टक्कर में पार्टिकल इसी एम्बेडेड हो जाता है, एम्बेडेड। तो इनिशियल मोमेंटम रॉड पे क्या बनेगा, जीरो। इस पार्टिकल क्या बनेगा, mv into x इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो इस अब चूंकि पार्टिकल यहाँ पे एम्बेडेड हो गया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आई ओमेगा। तो रॉड का क्या बनेगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस पॉइंट मास का क्या बनेगा m इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा। इससे ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3vx डिवाइड बाई, यहाँ से बनेगा l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसका टर्म आ जाएगा mvx, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 3 इतना, तो 3 इतना और 3 का टर्म यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, तो इससे जो वैल्यू सॉल्व हो गई, इसमें देखिए इसका a पार्ट दिया गया 3vx अपॉन l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। देखो इसका a पार्ट दिया गया तो यह सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि ओमेगा को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर ओमेगा को मैक्सिमाइज करना है तो फॉर मैक्सिमम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3v माइनस नोमिनेटर्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन l स्क्वायर का जीरो, 3x स्क्वायर का क्या बनेगा 6x एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जब जीरो किया है तो जीरो हो जाएगा और इसके टर्म को इधर भेज दीजिए, तो इससे आएगा। और देखिए 3v से 3v कट जाएगा तो बनेगा l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर बनेगा। जब इसको जीरो भेजेंगे और इसको उस साइड भेजेंगे तो इससे x बोल के आगे इट इज l अपॉन रूट 3। तो जो मैक्सिमम x है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, जो कि आपको सी पार्ट में दिख रहा है। फिर कह रहा मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, तो जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसी x को उठा के प्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा मैक्स कितना आएगा, तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू आएगी 3v l रूट 3 एंड डिवाइड बाई l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, l स्क्वायर बाई 3, तो बाई 3 से 3 कटेगा, ये बनेगा 2l स्क्वायर और एक l से भी कट जाएगा, ये बनेगा रूट 3v। दिस इज रूट 3v अपॉन 2l, जो कि आपको डी पार्ट में दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर है ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि एक हॉट एयर बलून है जिसके अंदर बहुत सारे सैंड बैग है 1 kg का, जो टोटल मास है इस बलून का वो 480 kg है, और इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है। इस समय जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस बलून का वो 100 मीटर के हाइट पे है और टोटल वॉल्यूम v के बराबर है। तो ये बैलेंसिंग कैसे होगी, बैलेंसिंग फोर्स ऊपर होगा, mg नीचे, एक दूसरे को बैलेंस कर लिया होगा। कह रहा है इसमें से जो n सैंडबैग बाहर भेज दिया जाता है तो मास कम होगा, बैलेंसिंग तो पहले वाला है तो उसको और ऊपर लेके जाएगा, तो और ऊपर लेके जाके 150 मीटर की हाइट पे इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है, 150 मीटर की हाइट पे इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। कह रहा है कि अगर एयर की डेंसिटी इस फॉर्मूले को वर्ड कर रही है जहाँ h0 6000 है, तो बताइए n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना सैंड बैग को बाहर निकाला गया। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इक्विलिब्रियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ क्या दिखाएंगे, बैलेंसिंग फोर्स ऊपर v रो ऑफ एयर इंटू v रो g, और ये वाला वेट कितना है, टोटल वेट 480 इंटू g, इक्विलिब्रियम बैलेंस करेंगे तो बनेगा v रो 1g इज इक्वल टू 480 इंटू जी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम बैलेंस करोगे तो n बाहर निकल गया, तो बैलेंसिंग फोर्स क्या होगा v, और हाइट चेंज हो गया तो डेंसिटी चेंज हो गई,
तो v रो टू इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना बच गया 480 में से n सैंडबैग बाहर निकाला तो n kg बाहर निकल गया ना, क्योंकि एक सैंडबैग का मास था 1 kg, तो n इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या करिए इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा रो टू अपान रो वन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में मेंशन है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 480 माइनस n अपान 480। अब रो टू अपान रो वन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसका हेल्प लेंगे हम लोग। रो टू अपान रो वन का, तो रो टू अपान रो वन की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज रो टू हाइट h2, तो आप क्या लिखेंगे रो नॉट इंटू ई का पावर माइनस h2 अपान h नॉट डिवाइड बाई रो नॉट ई का पावर माइनस h1 अपान h नॉट बनेगा। रो नॉट से नॉट कट गया, इससे वैल्यू क्या आएगी ई का पावर, ये h1 ऊपर जाएगा, बनेगा h1 माइनस h2 अपान h नॉट। h1 माइनस h2 ये 150 था, और वो जो हाइट थी वो कितनी थी, वाली हाइट 100 मीटर थी, तो ये 150, अच्छा 100 माइनस 150 तो कितना आएगा माइनस 50 डिवाइड बाई h नॉट कितना है 6000 है, 6000 है, ई टू द पावर बनेगा, तो ये 0 से 0 कट गया। दूसरी चीज ये आएगा कितना 120 आ जाएगा, लेकिन ये क्वांटिटी तो बहुत ही कम है, तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, बनेगा 1 माइनस 1 अपान 120 अप्रोक्सीमेट। अब इसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो बनेगा 1 माइनस 1 अपान 120। इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा क्या 1 माइनस n अपान 480 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 120, तो 1 से 1 कट गया, n की वैल्यू क्या आएगी 12 चौक 48, n इज 4, तो आंसर इज 4। ओके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि देखो एक चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यूब मास m का है, यहाँ पे वो पहले वर्टिकली हैंग कर रहा था, लेंथ l है, चार्ज पार्टिकल का मास m, ठीक है, चार्ज क्यूब है। अब एक डाइपोल को, तो इसमें क्या है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे हैंग कर रहा है, चार्ज क्यूब मास m का। अब इन्फिनिटी से एक डाइपोल को तुम लेकर आते हो, जब इन्फिनिटी से एक डाइपोल को लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, और डिफ्लेक्ट होके जब इस डाइपोल के इस चार्ज पार्टिकल जब जहाँ पहले था वहाँ पे लाके रख दिए तो अल्फा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, पूरे सिस्टम पे हम लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के इक्वेशन, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको ये सुरली गया है क्योंकि उसको सुरली लेके आ जा रहा, सुरली यहाँ तक पहुंचा है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई mg इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनली 0 इनिशियल 0, क्योंकि पार्टिकल भी फाइनली रुक गया है, चार्ज पार्टिकल और डाइपोल भी रुका हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल तो दोनों रेस्ट पे थे ही, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 0। एक्सटर्नल का वर्डन निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्डन चाहिए और mg का वर्डन चाहिए। अच्छा पार्टिकल यहाँ पे था और आगे यहाँ पे, तो mg का वर्डन क्या बनेगा माइनस mgh, तो mg का वर्डन इज नथिंग बट माइनस mg इंटू h। अब बच गया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्कडन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्कडन होगा वो कुछ और नहीं होगा, इट इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्कडन। तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 होगी क्योंकि दो पार्टिकल दोनों कहाँ थे इन्फिनिटी में थे, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी है और फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियली अगर दोनों पार्टिकल इन्फिनिटी में थे तो उनके बीच की पोटेंशियल क्या है 0, तो वैल्यू 0 हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या आएगा माइनस UF बराबर आ गया, मतलब इस पोजीशन पे पोटेंशियल सिस्टम की कहते हैं। उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए दोनों को, तो यहाँ से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आ गया माइनस mgh और माइनस साइन यहाँ पे दोनों उधर भेजेंगे, क्या बनेगा UF प्लस mgh बनेगा। हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया, इसको यहाँ प्लेस किया, उधर भेज दिया आगे इतना। अब आपको UF निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। UF क्या है इस इंस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये चार्ज Q है
और मैं बता चुका हूँ कि दो पार्टिकल के केस में पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल लिखो तो वही, दूसरे लिखोगे तो वही, या सिस्टम का लिखोगे तो वही, ये सब बराबर आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पोटेंशियल बनेगी वो कितना लिखोगे, Q इंटू इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल, तो डाइपोल की वजह से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, KP अपन R स्क्वायर या R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा मान लिया ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को भी थीटा मान लो। अब इसमें ना इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था। तो हम इसकी एफबीडी बनाते हैं, तो क्या लिखोगे ये वाला, अच्छा इसको आगे बढ़ा दें, ये वाला हाइट h ही होगी, h क्योंकि s था तो भी h आएगी। mg तुम ऐसे लिखाओगे, टेंशन T तुम ऐसे लिखाओगे, और इसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन के अलावा बनेगा कितना, चार्ज Q इंटू इस डाइपोल की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन है तो क्या बनेगा 2kp अपन RQ। अब एंगल की बात करते हैं। अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, अगेन थीटा है। कैसे भाई, ये थीटा एंगल है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन ऐसे है तो ये थीटा तो ये थीटा, और ये तो थीटा माना ही था। क्यों, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, तो आमने सामने एंगल इक्वल होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, और ये वाला एंगल कितना आएगा, देखो ये एंगल आएगा, ये पूरा 180 है, ये थीटा है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस थीटा। अब फोर्स बैलेंस करेंगे, mg डिवाइड बाई दिस एंगल का साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस फोर्स 2kp q अपन RQ एंड डिवाइड बाई इस एंगल का साइन, तो बनेगा साइन 2 थीटा। इसको एक्सपेंड कर दो तो दिस वन इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 का टर्म 2 से कटेगा, और इस साइन ऑफ 180 थीटा इस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से KP अपन R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, KP अपन R स्क्वायर की, तो ये बनेगा mg, और एक R बचेगा कॉस थीटा, R कॉस थीटा, अब KP अपन RQ, तो Q का टर्म नीचे भेज दो, इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ये काम करो ना, QKP तो Q हटा दो यहाँ से, QKP अपन RQ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं mg R cos थीटा। अच्छा ये R cos थीटा, अगर ये दूरी R है ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा R cos थीटा, और ये लेंथ बराबर था जो कि h के बराबर है, तो ये क्या होगा h, इसका मतलब UFH के बराबर है। सर ये h है ना, तो बनेगा क्या mgh, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए। नाउ नीड वैल्यू इज 2 mgh। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि n mgh है, तो n बताइए, तो n क्या है 2, तो आंसर इज 2। ऐसे एक और क्वेश्चन का है।